नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो सीरीज में। आज के क्लास में आपको 30 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लगभग 20 या 22 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम का निर्माण करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, तांबा, सोना या फिर पारा। ऑप्शन नंबर डी, पारा बोलते हैं। पारा को हम मरकरी भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। मरकरी जब धातु के साथ रिएक्शन करेगी तो अमलगम का निर्माण करती है। याद रखिएगा, लोहे के साथ पारा आपका अमलगम का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, इसको दिमाग में छाप कर रखना है। पारा का एटॉमिक नंबर 80 होता है, इसका सिंबल Hg होता है और डीप ब्लॉक का एलिमेंट होता है आपका पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, पता है ना, S, P, D और F। और पारा से क्या क्वेश्चन पूछता है, पारा का अदर नेम क्या है? क्विक सिल्वर। ध्यान में रखिएगा, QUICK, क्विक सिल्वर बोलते हैं। और इसका अयस्क का क्या नाम है? ओर का, ओर को हम अयस्क बोलते हैं। अयस्क का इसका नाम है सीने बार, ध्यान में रखना है। एग्जाम में कितने बार पूछा है। और क्या पूछता है पारा से? पारा से कहाँ कहाँ यूज किया जाता है पारे का? तो पारे का यूज तो थर्मामीटर बनाने में यूज किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, थर्मामीटर बनाने में। और कहाँ पे किया जाता है? बैरोमीटर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर का 3 रीडिंग से पूछता है कि जब पारे का लेवल ऊपर चढ़ता है तब क्या होता है, पारे का लेवल जब नीचे गिरता है तब क्या होता है, और पारे का लेवल जब एकाएक नीचे गिरता है तब क्या होता है। जब ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है, जब नीचे गिरता है तो बारिश आता है, और एकाएक नीचे गिरता है तो तूफान आने का खतरा रहता है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सोना। सोना का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यह सोना यानी गोल्ड, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है। तांबा यानी कॉपर का 29 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का होता है 13। कॉपर का सिंबल Cu होता है, सोने का Au होता है, और पारे का Hg होता है। सब चीज़ का आपका सिंबल और एटॉमिक नंबर आपको मिनिमम पता होना चाहिए। मिनिमम आपका आधुनिक आवर्त सारणी का 1 से लेकर 30 तक आपको एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। अगर आप सही से रेलवे का तैयारी करना चाहते हो तो अभी से ही आपको रेलवे ALP की तैयारी करना पड़ेगा। आपको पीरियोडिक टेबल का प्रत्येक ग्रुप का नाम याद होना चाहिए, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं सब चीज़ पता होना चाहिए। आप टेंशन ना लो, आपको धीरे धीरे आप काम करते जाओ, आपको सभी चीज़ मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर सभी में पाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, तांबा, सोना या फिर चांदी। ऑप्शन नंबर बी, तांबा यानी कॉपर। यहां पे है पीतल, पीतल को हम बोलते हैं ब्रास। कांसा को हम बोलते हैं, कांसा यानी कांस्य को बोलते हैं ब्रॉन्ज। ध्यान में रखना है आपको इंग्लिश नाम भी, कभी कभी इंग्लिश का नाम हिंदी में करके दे देता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। जर्मन सिल्वर को हम जर्मन सिल्वर ही बोलते हैं। तो ब्रास में इस्तेमाल किया जाता है आपका कॉपर प्लस जिंक, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉपर और जिंक इस्तेमाल किया जाता है। कंपोजिशन से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान में रखना है। ब्रॉन्ज में इस्तेमाल किया जाता है आपका कॉपर और टीन, और जर्मन सिल्वर में इस्तेमाल किया जाता है कॉपर, जिंक प्लस निकेल। ठीक है, इसको छाप कर रखना है। क्या पूछता है जर्मन सिल्वर से? पूछता है कि कौन सा ऐसा एलॉय है जिसमें आपका सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो उसमें से एक ऑप्शन आपका जर्मन सिल्वर का दिख जाएगा, तो मार दीजिएगा डायरेक्ट जर्मन सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर नहीं पाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में टपकाइएगा। कॉपर, जिंक और टीन को मिला के कौन सा एलॉय का निर्माण होता है? ये तीनों का मिला के, कॉपर, जिंक और टीन का, तीनों का मिला के कौन सा एलॉय का निर्माण होता है? इसका आंसर का कमेंट बॉक्स में टपका दीजिएगा। अगर आंसर सही होगा तो आपको हार्ट शेप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और टीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 50 होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। नेक्स्ट क्या है, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता का प्रकृति निम्नलिखित में से क्या होगी? ऑप्शन है
अस्थाई, धात्विक, अस्थाई या फिर अधात्विक। ऑप्शन नंबर ए अस्थाई बोलते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस बोलते हैं इसको। और टेम्पोररी हार्डनेस में आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का कौन सा लवण बनता है आप बताइए। और परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम का कौन सा सॉल्ट बनता है, लवण बताना है। तो टेम्पोररी हार्डनेस में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण बनता है, ध्यान में रखना है। और आपका परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड का लवण बनता है, ध्यान में आपको रखना है। परमानेंट हार्डनेस को हम उबाल कर सही नहीं कर सकते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस में हम जल को उबाल कर सही कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस में जियोलाइट एक प्रोसेस होता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जियोलाइट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, पूछ लेता है कि जियोलाइट प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार का त्वरण एक्सेलरेशन निकालना है। आपके पास ऑप्शन इतना है, देख लीजिएगा, मीटर पर सेकंड में ऑप्शन है। चलिए बनाइए, 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड तो सफिशिएंट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए साथ ही बना लेते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर दिया है और 72 किलोमीटर पर आवर दिया है। यहाँ पे मीटर पर सेकंड में ऑप्शन दिया है, तो जितने भी दिए होंगे क्वेश्चन में ना, सभी को आप मीटर या फिर सेकंड में चेंज कर लीजिए। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान में रखिएगा, पढ़े होंगे मैथ में, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मेरा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है कितना हो जाएगा, 18 × 5/18, 18 से 18 कट जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकंड आपका इनिशियल वेलोसिटी आ गया। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं। ठीक है, और आपका फाइनल वेलोसिटी भी कितना है, 72 × 5/18 कितना हो जाएगा, 18 चौका 72 हो जाएगा, 4 में कटेगा, और 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, हमको त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर होता क्या है, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी v - u/टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ये कहाँ से आया है, तो आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन है ना, v = u + at, तो यहीं से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है। ये आपका u इधर चला जाएगा, t नीचे में चल जाएगा, तो आपको यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पुट कीजिए, a बराबर कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 20 है। इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 5 है, तो माइनस का 5 कर दीजिए। नीचे में कितना आएगा, टाइम 10 सेकंड का दिया हुआ है, 10 पुट कर दीजिए, तो ऊपर में 15 आएगा और नीचे में 10 आएगा, तो 15/10 करने पे कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, जितना पहले था, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी 0 मीटर पर सेकंड होगा। कोई भी बॉल ऊपर फेंकी जाती है ना, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे उसका वेलोसिटी स्पीड 0 हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, आप ऐसे भी देख लीजिए, कोई बॉल ऊपर में फेंकिए, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ना, तो वहाँ कुछ देर के लिए थोड़ा सा विरामावस्था में पहुंचता है, उसी को हम बोलते हैं कि वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाता है। यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यांत्रिक एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। पूछ लेता है कहाँ पे कांस्टेंट होता है,
तो आपको बॉल के कंडीशन में यहाँ पे स्थिर मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, ध्यान में रखिएगा। आपको हम आने वाले क्लासेस में इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बस अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, इसको भूल जाइए और याद रखिएगा मैक्सिमम हाइट पे बॉल का वेलोसिटी 0 होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या फिर ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर ए रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है, और रेडियो वेव में कौन सा, इंफ्रारेड यानी औरक्त किरण का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा टीवी के रिमोट में। चलिए हम आगे चलते हैं। रंगीन टीवी में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है लाल हरा पीला, लाल हरा नीला, लाल नीला पीला या फिर नीला पीला या फिर हरा। ऑप्शन नंबर बी लाल हरा नीला। याद रखिएगा जब भी प्राइमरी कलर पूछेगा ना तो प्राइमरी कलर का आपको याद रखना है RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट क्या है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। मान लीजिए ये आपका टब है, टब में पानी भरा हुआ है, सिक्का आपका यहाँ पे है, तो आपको लगेगा कि सिक्का का लेवल कुछ इस लेवल पे है, कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए कोई आपका ग्लास है, ग्लास में एक पेंसिल डाला हुआ है, तो पेंसिल आपको सीधा नहीं थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा, टिल्टेड फॉर्म में दिखाई देगा। जल के अंदर कोई बड़ी मछली है तो वो भी थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगी। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रकाश का अपवर्तन से सूर्योदय के समय 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद सूर्य का दिखाई देना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? हम प्रकाश का अपवर्तन में क्या पढ़ते हैं कि मान लीजिए ये आपका मीडियम है, एक मीडियम विरल माध्यम है, एक मीडियम आपका सघन माध्यम है। तो जब भी लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो आपका क्या होता है, नॉर्मल से अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, इधर की ओर झुक जाती है। और आपका जब भी लाइट डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। ध्यान में रखना है आपको। है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है टॉर्च के लिए, वाहन के अग्रदीप के लिए, वाहनों के पीछे की ओर देखने के लिए, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के लिए। ऑप्शन नंबर सी वाहनों के पीछे की ओर यानी साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। बाकी टॉर्च के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट के लिए भी अवतल दर्पण का, दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का, यहाँ तक कि सोलर कुकर में भी आपका अवतल दर्पण का निर्माण होता है। याद रखिएगा सोलर कुकर में किसका यूज होता है? अवतल दर्पण का। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को निम्न में से कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल लेंस का नेचर क्या होता है? अवतल लेंस का नेचर होता है प्रकाश को फैलाने के लिए, प्रकाश को फैला देता है। और उत्तल लेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल प्रकाश को कन्वर्ट करने के लिए एक पॉइंट पर इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान में रखना है दोनों को, इसका भी हम यूज करेंगे। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और आपको हम 2 चीज़ बता चुके हैं कि जो आपका अवतल लेंस प्रकाश फैलाने वाला लेंस है और आपका उत्तल लेंस प्रकाश को कन्वर्ज करने वाला लेंस है। चलिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये आपका नेत्र गोलक है और आपका आँख किसके भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे आपका रेटिना है, ये आपका आँख है जो कि उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है।
तो जो भी लाइट उत्तल लेंस पे आती है इधर से क्या करती है, उत्तल लेंस क्या करेगी, उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देगी, इस पॉइंट पे कन्वर्ट कर देगी। तो आपका यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या है, लाइट रेटिना से पहले ही आन के मिल जाती है आपका निकट दृष्टि दोष में। इसीलिए निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसको हटाने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं अभी आपको हम दिखाते हैं। मान लीजिए ये आपका अवतल लेंस यहाँ पे हम लगा दिए, अवतल लेंस। और ये अवतल लेंस क्या करेगी, प्रकाश को फैलाएगी। जो यहाँ से ये लाइट आ रही है ना, इसको प्रकाश को फैला देगी। ये आके जाके यहाँ पे मिलेगी और ये लाइट जाके यहाँ पे मिलेगी और उत्तल लेंस क्या करेगी, प्रकाश को दोबारा से सिकुड़ देगी और ये जाके रेटिना पे जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है, आने वाले क्लासेस में आपको हम दूर दृष्टि दोष भी बता देंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है। ऑप्शन है चाल, दूरी, तापमान या फिर उनका प्राकृतिक रंग के कारण। ऑप्शन नंबर सी, तापमान के कारण, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, रेशम उत्पादन का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है वर्मी कल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी, सेरीकल्चर बोलते हैं हम रेशम उत्पादन को। वर्मी कल्चर किसको बोलते हैं, केंचुआ उत्पादन को। एपीकल्चर किसको बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को। और हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं हम पेड़ पौधे, फल या फिर बागवानी को बोलते हैं, बागवानी के उत्पादन को। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। पेनिसिलिन का जैव प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज किसने की थी। ऑप्शन है सर रेनॉल्ड रॉस, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक है, ध्यान में रखना है। एंटीबायोटिक कहने का मतलब क्या है, जहाँ भी आपको बैक्टीरिया से होने वाला प्रतिरोध का जरूरत पड़ेगा ना, वहाँ आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करोगे। पहला ऑप्शन है सर रोनाल्ड रॉस। ये क्या किए थे, ये आपका मलेरिया का परजीवी का खोज किए थे, मलेरिया का पैरासाइट का खोज किए थे। कौन, सर रोनाल्ड रॉस। लुई पास्चर, लुई पास्चर का संबंध किससे है, रेबीज के टीके से संबंधित है। दूध का जो पास्चुराइजेशन है कितने डिग्री पे, 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, किसने खोजा था, लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन का खोज किया था, ध्यान में रखना है, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं, ध्यान में रखना है इसको भी। किण्वन में होता क्या है, किण्वन में मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन के अभाव में या फिर ऑक्सीजन जब उसको नहीं मिलता है तो ग्लूकोज आपका एल्कोहल में टूट जाता है। और कब टूटता है, ईस्ट के प्रेजेंस में, ध्यान रखना है। ईस्ट के प्रेजेंस में ग्लूकोज आपका एल्कोहल यानी शराब के फॉर्म में टूट जाता है। इसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। किसने बताया था, लुई पास्चर ने बताया था। और आपको जोसेफ लिस्टर क्या है, शल्य चिकित्सा संबंधित है, बैक्टीरियोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। पोलियो के टीका का खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, सोरेनसन या फिर जोनास सॉल्क। ऑप्शन नंबर डी, जोनास सॉल्क के द्वारा खोजा गया था पोलियो का टीका। और पोलियो आपका पता है ना, वायरस के कारण होता है, ध्यान में रखना है। क्या बताया था आपको ट्रिक, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, यानी रेबीज, खासरा, हर्मिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, उसके बाद पोलियो, एड्स, छोटी माता, डेंगू, गलसंध रोग और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पोलियो का उन्मूलन भारत से कब हुआ था, तो पोलियो का उन्मूलन भारत से 2014 में हो चुका है। आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर टपकाना है कि मलेरिया का उन्मूलन किस सन में किया जाने का भारत सरकार का टारगेट है। ठीक है, ध्यान में रखना है, मलेरिया का उन्मूलन। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने किसका खोज किया था, आपको ध्यान में रखना है, मैरी क्यूरी ने पोलोनियम और आपका रेडियम का खोज किया था। दोनों आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और आपका सोरेनसन भाई साहब किससे संबंधित है,
पीएच वैल्यू का खोज किए थे सोरेनसन भाई साहब ने। 0 से लेकर 7 और 14, 7 से कम जाने पे अम्लीय कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और 7 से आगे जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्षारीय प्रकृति बढ़ता है। चलिए सवाल में चलते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, जिंक, आयरन या फिर कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी, आयरन पाया जाता है। ध्यान में रखना है, हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल कलर का होता है। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। और आपका प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। तीनों का याद रखना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? बिंबाणु बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तो आपका हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आपका मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ध्यान में रखना है आपको। और जिंक कहाँ पाया जाता है? जिंक आपका इंसुलिन में पाया जाता है, इंसुलिन में, ठीक है। और कैल्शियम आपका बोन यानी हड्डी और दांत में पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आपको हम बता चुके हैं ब्लड के बारे में कितने टाइम, अभी हमको नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। नेक्स्ट क्या है और आज का लास्ट सवाल है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री होगा। वर्क बराबर होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा जहाँ भी वैल्यू आपका 0 मिलेगा ना, वहीं आपका क्या होगा? वर्क आपका शून्य होगा, 0 होगा। ये आपका साइन का है ग्राफ है, ये आपका साइन का ग्राफ है, आपने पढ़ा होगा मैथ में। ये आपका कॉस का ग्राफ है, ध्यान में रखना है। तो देखिए 0 डिग्री पे कॉस का वैल्यू कितना है? 1 है। वहीं पे देखिए 90 डिग्री पे कॉस का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी वर्क बराबर 0 से मल्टीप्लाई करने पे वर्क भी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टपका दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल रात को हम 8 बजे आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।